जी देखिए जी, क्वेश्चन पहले ये कब का है जी फरवरी मार्च 2032 का क्वेश्चन है। और कहता ही हमें क्या है जी, टी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी extracted the following balances from its books of account for the year ended 31st December 2009। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का चैप्टर है A2 का और फरवरी मार्च 2032 का क्वेश्चन है। सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं। देखिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, ये वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हम बात करते रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना पड़ता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको प्राइम कॉस्ट से पहले ऐड करना पड़ता है। ये वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ना, पहले आ जाएंगे। इसमें लाइसेंस फी आती है और रॉयल्टीज वगैरह आती हैं। मैंने बताया था आपको कि नहीं बताया था? बताया था सर। ठीक है, दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं। रेंट एंड रेट्स है, रिपेयर्स है, कैरेज इनवर्ड परचेजेस में ऐड होगा, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में आता है। इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की एट कॉस्ट दी हुई है। एट कॉस्ट है, इसका मतलब है इसके अंदर प्रॉफिट शामिल नहीं है, ट्रांसफर प्राइस पे नहीं दी हुई। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। टी लिमिटेड ट्रांसफर द फिनिश गुड्स टू द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। टी लिमिटेड ट्रांसफर करता है फिनिश गुड्स को आगे इनकम स्टेटमेंट में एट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ए मार्कअप which is not constant। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में मार्कअप ऐड करके आगे भेजते हैं। The transfer price represent the amount that limited would have had to pay if the goods were purchased from an outside supplier। और ट्रांसफर प्राइस जो है वो क्या बताती है आपको कि अगर वो कुछ चीज हम मार्केट से परचेज करें तो कितने की मिलेगी हमें, वो बताती है आपको। तो ये वही बता रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ चुके हैं। The transfer value for the year ended 31st December 2019 was 632,400। The markup for the 2018 transfer value was 20%। ठीक है जी। इन्वेंट्री नीचे दी हुई है, रॉ गैस फिनिश गुड्स की ट्रांसफर प्राइस पे दी हुई है। At 31st December rent and rates remaining unpaid amounting to 3,000। Depreciation charge for the year amounting to 48,000। और following expenses are to be apportioned as follows। Rent and rates को कह रहा है 3/5 2/5, रिपेयर्स को कह रहा है 3/4 1/4 और डेप्रिसिएशन को कह रहा है 2/3 1/3। हमने पोर्शन करना है फैक्ट्री में और एडमिन में। Prepare the manufacturing count, prepare the income statement, calculate the amount at which finished goods are included in the inventory at 31st December 2019। Explain with the support of accounting concept the treatment of unrealized profit of finished goods in both the income statement and statement of financial position। Advise the director of Tea Limited whether or not they should continue the basing the transfer price or the price paid to an outside supplier। Justify your answer। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है फरवरी मार्च 2032 का। इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है सॉल्व होने स्टार्ट करना है तो हम मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी से स्टार्ट होगा। तो हम कर लेते हैं इसको। $100 के साइन आ जाएंगे जी आपके। एम लिखा नहीं इधर। स्टार्ट हम करते हैं किससे जी, डायरेक्ट मटेरियल से एज यूजुअल। सबसे पहले आपका इसमें क्या जाता है जी, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी। हम ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और इसके अंदर आप ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड। किस क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐड कर दें या आप परचेजेस में ऐड करके लिख दें, बात एक ही है। रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं, ये दी हुई है आपको, नहीं सॉरी ऊपर दी हुई है इन्वेंट्री आपको दी हुई है। रॉ मटेरियल ओपनिंग 17,300 हम लिख लेंगे जी 17,300।
इसमें ऐड कर देंगे जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ हमें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ हमें कितना, 2,04,000 का। हम लिख लेंगे जी 400, उसमें ऐड कर देते हैं कैरेज इनवर्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ ये लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड 6,600 का। आप डायरेक्टली ऐड करके भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे लिख लिया, एक ही बात है। इसका टोटल कर लेते हैं हम, उसमें से हम लेस कर देंगे रॉ मटेरियल क्लोजिंग 17,300, 400 प्लस 6,600, तो आ जाएगा 224,300। लेस कर देंगे इसमें से रॉ मटेरियल क्लोजिंग, देखते हैं कितनी दी हुई क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल क्लोजिंग दी हुई है आपको 18,700, वो लिख लेंगे जी हम 18,700 कर देंगे। इसमें से आपका क्या आ जाएगा जी, मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, आ जाएगा जी आपका मटेरियल यूज्ड 205600। ठीक होगी जी बात। इसमें हम ऐड कर देंगे जी डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस ऐड हो जाएंगे जी आपकी। ओ मैंने हेडिंग दे दी गलती से, हेडिंग से इसमें आनी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वेजेस एक रूट तो है नहीं। डायरेक्ट वेजेस में अब आप ऐड करेंगे एक और चीज, मैंने जैसे बताया था आपको, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो भी आपके इसमें आएंगे, वो भी आने वाली बात है इसकी। देखते हैं जी डायरेक्ट वेजेस हमें कितने की दी हुई है। डायरेक्ट वेजेस हमें दी हुई है जी 206,400 की। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,600 की है, ये लिखे हुए 206,400। और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं जी 8,600 की। हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। आंसर विच यू आर गेटिंग, दैट विल बी योर प्राइम कॉस्ट। इसको बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं, इनिशियल कॉस्ट भी कहते हैं। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए जारी बात है ये दोनों जरूरी है। तो टोटल इसका हम कर लेते हैं प्लस 206,400 प्लस 8,600 420,600। ये प्राइम कॉस्ट आपकी आ जाएगी 420,600। इसमें हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। It is going to be a heading because there are not one factory overhead, there can be different expenses which you need to write regarding factory overhead. Factory overhead में, if you just look at the question, we have been given rent and rates, और रेंट एंड रेट्स की उसने एलोकेशन भी बताई है, अपोर्शनमेंट भी बताई है उसने रेंट एंड रेट्स की। वो कह रहा है जी रेंट एंड रेट्स जो है वो 3/5 और 2/5 अपोर्शन हो रहे हैं। 18,000 का हम ले लेंगे 3/5, वो आ जाएगा 10,800, जो कि फैक्ट्री में फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स है। लिख लेंगे 10,800। फिर आपकी रिपेयर्स आ जाएंगी। रिपेयर्स के बारे में देखते हैं उसने क्या बताया है क्वेश्चन में। रिपेयर्स कह रहा है 3/4 और 1/4 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करनी है आप। अच्छा सॉरी, रेंट एंड रेट्स में अनपेड भी थी 3,000, तो वो भी आपने लिखनी है। रिपेयर्स का पहले देख लें। रिपेयर्स 18,000 की हैं, रेंट एंड रेट 72,000 का है। तो रिपेयर्स 18,000 की हैं, इसका हमने लेना है 3/4।
3 डिवाइड बाई 4, तो ये आपका आ जाएगा 13,500। और रेंट एंड एक्चुअली 72,000 के हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और उसमें से उसने कहा है कि 3,000 के अनपेड भी है। अनपेड जो है क्या हो जाएंगे यार, ऐड हो जाएंगे। रेंट एंड रेट 72,000 प्लस 3,000 अनपेड इज इक्वल टू 75,000, और इसका फिर हमने लेना है 3/5, तो जाएगा किसमें, ओवरहेड्स में। बाकी 2/5 जो है वो एक्सपेंसेस में जाएगा। 45,000 आपका आ जाएगा। तो जी बात, इसके बाद आपके आ जाती है जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसने क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी नीचे, कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो 48,000 की है, और वो 2/3 फैक्ट्री में जाएगी। टू डिवाइडेड बाई 3, ये 32,000 आपका आ जाएगा। 8,000 to 2 डिवाइड बाई 3। और कुछ एक्सपेंसेस देख लेते हैं हम इसके अलावा, अगर कोई दिए हो डेफिनेटली वो भी आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो और कोई मुझे इस वक्त तो नजर नहीं आ रहे इसमें। कैरेज आउटवर्ड तो एक्सपेंसेस हैं, वो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। अदर एडमिन एक्सपेंसेस भी इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, तो वो तो नहीं आएंगे। जी आप आ गए हैं क्लास में अब्दुल्ला? यस सर। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम A2 का पढ़ रहे हैं। आपने पहले पढ़ा भाई ये? स्कूल में पढ़ा था मैंने। अच्छा, चलें इसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चंस के बाद, हम कैसे इसको हल करें। अच्छा, अब आगे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स तो हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हमने क्या रिकॉर्ड करना है जी, हम देखते हैं। आगे इसका टोटल करेंगे जी फैक्ट्री ओवरहेड्स का। 45,000 प्लस 13,500 और प्लस 32,000, तो ये आपका आ जाएगा 90,500 इज योर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। So 90,500 I will write in the total factory overheads. इसको मैं कर लूंगा ऐड, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करके, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को, दैट इज माय टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि यहाँ पे कितनी आती है हमारी 511,100। ये हमारी आ जाएगी जी टोटल फैक्ट्री। इसमें ऐड कर लेते हैं जी हम वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। लेस कर देते हैं इसमें से हम वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग हम देख लेते हैं जी कितने हैं। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग दिया हुआ है हमें 21,500 क्लोजिंग है, और ओपनिंग हमें दिया हुआ है 20,400। 20,400 हमारा ओपनिंग आ जाएगा जी। और क्लोजिंग जो है वो है जी 21,500। देख भी लेते हैं जरा। $20,400 माइनस 21,500, आपका आ जाएगा 1,100 नेगेटिव आएगा। ये माइनस कर देंगे हम जी। आपका 5,10,000 आपका आंसर आ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
जल्दी से नोट कर लें इसको और रिकॉर्ड कर लें। जी देख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। ये हमने जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा, इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं जी फैक्ट्री प्रॉफिट। और फैक्ट्री प्रॉफिट उसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि फैक्ट्री प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर वैल्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 वाज 632400। द मार्कअप फॉर द ट्रांसफर वैल्यू वाज 20%। ठीक है जी, ट्रांसफर वैल्यू पे मार्कअप जो है वो कितने परसेंट है, 20% है। और हमें उसने ट्रांसफर वैल्यू दी हुई है, यानी कि हमें इसका जो आंसर है ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस दी हुई है। ये हमें दी हुई है उसने क्वेश्चन। फैक्ट्री प्रॉफिट का हमें आंसर नहीं पता, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हमें दे दी है। और वो उसने हमें कितनी बताई है, एक बार फिर मैं लिख लूं, वो है जी 632400। यहाँ पे वो आ जाएगी, ये अमाउंट उसने बताई है 632400। अब इन दोनों का डिफरेंस लेके आप आराम से निकाल सकते हैं कि आपकी जो है वो अमाउंट कितनी होगी। ये 1,22,400 आपकी आ रही है फैक्ट्री प्रॉफिट की अमाउंट। यानी पहले तो हम इसका 20% निकाल के करते थे ना, अब उसने डायरेक्टली जो है हमें बता दिया है कैसे आपने निकालनी है। 1,22,400 जो है वो आ रही है। मार्कअप फॉर द 2018 ट्रांसफर वैल्यू वाज 20%। 2018 का बताया था इसने, हमें 2019 की ट्रांसफर प्राइस दी हुई है, तो मार्कअप 2018 का 20% है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न इस साल से, ये पिछले साल की मार्कअप थी याद है। इस साल का जो मार्कअप है वो हमें अभी पता ही नहीं है, लेकिन हमें उसका प्रॉफिट पता चल गया कि वो कितना, वो कितने 1,22,400। अब हम निकाल सकते हैं कैसे, 1,22,400 प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय किस पे निकालते हैं आप, 5,10,000 पे, 5,10,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, इसी पे निकालते हैं मार्कअप। इनटू 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी जो मार्कअप की है एक्चुअली। क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें फैक्ट्री प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ था, ना उसकी परसेंटेज बताई हुई थी। डायरेक्टली फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करके जो ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है उसकी अमाउंट बताई हुई थी। तो हमें मार्कअप खुद कैलकुलेट करना पड़ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 24% आ रहा है। चेक कर सकते हैं, इसका आंसर जो आएगा 24% आएगा। मानिए जी इनकम स्टेटमेंट, होपफुली आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। इनकम स्टेटमेंट में हमारे दो कॉलम्स बनेंगे ऑब्वियसली। स्टार्ट हम किससे करते हैं, रेवेन्यू से एज यूजुअल। रेवेन्यू देखते हैं कितना दिया हुआ क्वेश्चन में हमें। सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ 7,82,000 का, लिख लेंगे जी 82,000। इसमें से लेस कर देते हैं हम जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन याद रखिएगा फैक्ट्री प्रॉफिट के सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी भी आप लिखेंगे वो सब मार्केट वैल्यू भी बनेगी। यानी कॉस्ट ऑफ सेल जो आप रिकॉर्ड करेंगे ये मार्केट वैल्यू पर आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसमें जो भी चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू पे होंगी। स्टार्ट हम किससे करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, ये मार्केट वैल्यू पे होगी। आप देखते हैं फिनिश गुड्स हमें दी कितने की हुई है, हमें फिनिश गुड जो दी हुई है वो कॉस्ट पे दी हुई 55,000। इसको हम मार्केट वैल्यू पे लेके जाएंगे।
कैसे लेके जाएंगे, जारी बात है आपको इसमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। जी, तो फिनिश गुड्स एट कॉस्ट है जी 55,000, और पिछले सालों का जो मार्कअप है 2018 का जो मार्कअप है दैट इज 20%, हियर इट इज रिटन, एंड द मार्कअप फॉर द करंट ईयर इज 24%, so I will write easily 55,000 multiplied by 20%, और जो आंसर आएगा वो 55,000 में ही ऐड कर लूंगा। मेक टू राइट द ट्रांसफर प्राइस, ये आता है 11,000 plus 55,000, that is the opening finished goods at transfer price, and that comes 66,000। इसमें ऐड कर देंगे जी हम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मुझे ऑलरेडी दी हुई थी, मैं डायरेक्टली वही लिख दूंगा जो कि हमने निकाली नहीं है, हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, लिखी हमने जरूर है यहाँ पे 632400 इंक्लूडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट इसमें शामिल है, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे जी 632400। याद रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिगर्स लिखनी है वो सबके सब ट्रांसफर प्राइस पे लिखनी है, ऑल ऑफ देम। 66,000 प्लस 632400 आपका आ जाएगा 698400। इसमें से हम लेस कर देंगे जी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वो हमें उसने क्वेश्चन में ट्रांसफर प्राइस पे ही दी हुई है, 75,888 ट्रांसफर प्राइस पे ही दी हुई है, वो आपकी आ जाएगी जी इधर 75,888। $698,400 माइनस 75,888 आपका आ जाएगा 622,512। ये हम माइनस कर देंगे, तो आपका 159,488 आपका जीपी आ जाएगा, 159,488 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आपका आ जाएगा जी रेंट एंड रेट्स, सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं रेंट एंड रेट्स को, हम कैसे इसको जो है रिकॉर्ड करेंगे जी। रेंट एंड रेट्स हमें कितना लेना था, हमने वो था 75,000 का, 72,000 प्लस 3,000 75,000 का 2/5 हमें लेना है। अब लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ना लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है। 5,000 का 2 डिवाइडेड बाय 5 तो आ जाएगा 30,000। बाकी वहां चला गया था ना मैन्युफैक्चर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, बाकी ये इधर आ जाएगा। उसके बाद रिपेयर्स हैं, रिपेयर्स का देखते हैं कितना हिस्सा जाना है। रिपेयर्स का 1/4 जाना है, और रिपेयर्स कितने की दी हुई है आपको, रिपेयर्स है 18,000 की, तो ये 4,500 आ जाएगा जो रिपेयर्स का आपका चले जाएगा किसमें, इनकम स्टेटमेंट में।
उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी आपकी। डेप्रिसिएशन में जो दी हुई आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट वो है 48,000, 1/3 जो है वो आपका 16,000 यानी कि आपका आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। इसके अलावा भी एक्सपेंसेस हैं। एक कैरेज आउटवर्ड है वो आएगा इसमें। कैरेज आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वो आपका इनकम स्टेटमेंट में आता है। कितने का दिया है देख लेते हैं क्वेश्चन में। कैरेज आउटवर्ड आपके पास दिया है 16,300 का। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड के बाद आप आते हैं एडमिन एक्सपेंसेस, जो उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये दिए हुए अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और वो कितने के हैं 66,200। वो लिख लूंगा मैं जी। हम एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और इसमें से हम टोटल में से जब माइनस करेंगे तो ये 30,000 प्लस 4,500 प्लस 16,000 प्लस 16,300 और प्लस 66,200 आता 1,33,000। 159488 में से माइनस कर देते हैं इसको तो 26488 आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि सही नहीं है। ये इन्फ्लेटेड प्रॉफिट है। ठीक है जी। इस प्रॉफिट ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इस प्रॉफिट में अभी आपने क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा आपको इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट। आपने ज्यादा ऊपर ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपने 1,22,400 ज्यादा ऐड कर दिया हुआ है। वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1,22,400 और इसमें से लेस कर देते हैं हम प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐड भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि लेस ही हो रही है। कभी ऐड भी हो जाती है, इस साल में भी ऐड हो सकती है, मुझे नहीं मालूम। अगर होगी तो मैं मिटा दूंगा। डू इट अगेन। फिलहाल मैं लेस ही लिख रहा हूँ, लेस की जगह मैं फिर वर्ड ऐड लिख दूंगा। उसके लिए मुझे टी काउंट बनाना पड़ेगा किसका, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का टी काउंट मैं बनाऊंगा, क्योंकि जो प्रॉफिट शामिल है किसके अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी के अंदर, उसको एडजस्ट करना है मैंने अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर, व्हिच इज बेसिकली प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंटरी। वो कितना निकाला हमने, 11,000 निकाला है हमने। 11,000 हमारी ओपनिंग इन्वेंटरी का प्रॉफिट ज्यादा था। इधर आ जाता है जी आपका कैरी डाउन, ये प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी, जो आपको निकालना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंटरी में प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल है, जिसकी अमाउंट 75888 है। इसका हम निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 124, क्योंकि मार्जिन में आपने हमें मार्कअप दिया हुआ, तो मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। वो कैसे होता है, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। तो 24 ओवर 100 प्लस 24 तो बन जाएगा 24 ओवर 124, तो 14688 इसमें आ जाएगा प्रॉफिट। यही हमने यहाँ लिखना है 14688 जो हमें चाहिए, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो ये प्रोविजन हमारी इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि 14688 11,000 से ज्यादा है। मैं यहाँ लिख लूंगा जी 14688, इधर भी आ जाएगा जी हमारा 14688। ये का डिफरेंस ले लेते हैं, 14688 माइनस 11,000, तो 3688 आपका आ जाएगा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट, जो मैं डेफिनेटली ऐड लेस कर दूंगा अपनी इनकम स्टेटमेंट के नाम किया जाता है। इस तरह बनाते हैं प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का होता है, सेम इसी पैटर्न पर बनता है।
जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाते हैं उस तरह बनता है ये, लेकिन इसमें क्या आता है, ब्रॉड डाउन में लिखते हैं प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री, कैरी डाउन में लिखते हैं प्रॉफिट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो डिफरेंस जो आता है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं प्रोविजन इनकम स्टेटमेंट के नाम से लेस कर देते हैं। ये उसका प्रॉपर वे तरीका है जी। तो 1,22,400 एट फैक्ट्री प्रॉफिट आगे इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो हम लेस कर देंगे जी यहाँ से, और वो कितनी है हमारी 3688 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 1,22,400 माइनस 3688 आपका आ जाएगा 118,712, ये आपका आ जाएगा जी 118,712। ये अब हम ऐड कर देंगे। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका ऑफिस जो है वो आपको 26488 का प्रॉफिट दे रहा है, जबकि आपकी फैक्ट्री आपको 118,712 का प्रॉफिट दे रही है, 1,18,000 का प्रॉफिट दे रही है फैक्ट्री, जबकि ऑफिस सिर्फ 26,488 का प्रॉफिट दे रहा है। तो फैक्ट्री की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हमें उनके फैक्ट्री मैनेजर को और पर्सनल्स को क्या देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 145,200 ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा, वो होना चाहिए। मैंने आपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट किया है, बढ़ाया है, उसमें आपने प्रॉफिट को दोबारा वो कैंसिल आउट करके वापस उसकी अपनी जगह पर हम ले गए हैं। तो ये तरीका है जी मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमने किया है। अब आगे उसने क्वेश्चन ने पूछा है कि आप जो है वो बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे। तो बेटा बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे लिखनी होती है। बैलेंस शीट में हम कैसे लिखेंगे, लिखूंगा जी फिनिश गुड्स क्लोजिंग, वहां पे कितने के आ जाएंगे 75888, इसमें से लेस कर दूंगा जी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इस प्रॉफिट इसमें से माइनस हो जाएगी। कितनी हमने निकाली थी 3688। तो बैलेंस शीट में we will know that inventory is always valued at cost price. Inventory is always valued at cost price, lower of cost or market value. यानी कि inventory is valued at cost or NRV, whichever is less. NRV क्या होता है, net realizable value. हम बैलेंस शीट में जो लिखेंगे इस फिनिश गुड्स क्लोजिंग की वैल्यू वो आएगी 72,200। बाकी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की तो आएगी ना क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में बैलेंस शीट में वैल्यू, वो एज इट इज आएंगी जैसी हैं, लेकिन इसकी जो है आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक होगी जी बात। ये हमने देखा और क्या कहता है जी वो prepare manufacturing account, prepare income statement, calculate the amount at which finished goods are included in the inventory at 31st December. 31st December को finished goods जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे किस पे, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी finished goods इन्वेंट्री में से हम माइनस करके जो प्रॉफिट है तो वो लिखेंगे। Explain with the support of accounting concept the treatment of unrealized or finished goods on finished goods in both the income statement and statement of financial position. जो statement of financial position में क्या है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, तो उसमें हमें कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करना है। और इनकम स्टेटमेंट में इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इंक्लूडिंग द प्रॉफिट इन कॉस्ट ऑफ सेल्स एट ट्रांसफर प्राइस एंड दैट प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम इन्वेंट्री एट द एंड व्हेन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री प्रॉफिट। हम उसको भी एडजस्ट कर देते हैं एंड पे जाके। तो अब वो बताएगा जी कि एडवाइज द डायरेक्टर कि whether or not they should continue basing the transfer price on the price paid to an outside supplier. Yes, they should continue because they want to know the efficiency of the factory manager or the people who are working in the factory. They want to know the performance of the factory personnel because factory personnel are supposed to be given incentive according to that. Their performance appraisal is basically based upon the
performance they are doing, because they are basically manufacturing the goods. If we are going to purchase the same thing from an outside supplier, we have to pay 1,18,712 more. लेकिन अब आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फैक्ट्री मैनेजर है वो आपको फैक्ट्री जो है वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। ठीक है जी, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। एनी प्रॉब्लम कामिल? सब क्लियर है। अब्दुल्ला, आपको किस हद तक समझ आई है? जी सर, आ गई। ये हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लिख लें, इसकी पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लें, जैसे भी आपने करना है। और ये फरवरी मार्च 2032 का क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2032 का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये कि आपने जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अब घर में आपने मई जून 16-32 मैंने करवा दिया, वह अक्टूबर नवंबर 16-32 करें, मई जून 17-32 करें, लिख लें। अक्टूबर नवंबर 16-32, मई जून 17-32, उसके अलावा फरवरी मार्च 18-32 करें। ये क्वेश्चन घर में करने हैं ना आपने। फरवरी मार्च 18-32 लिखते जाए साथ साथ, और फरवरी मार्च 16-32 करें, फरवरी मार्च 16-32। उसके अलावा अक्टूबर नवंबर 16-33 करें। ये सारे क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 16-33, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। और फिर ये कल मैं मजीद इससे आगे जो है वो हम मजीद चलेंगे और इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे चैप्टर को। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए जो एंड के होते हैं, वो भी तकरीबन है। सर एक सेकंड दोबारा बताएं। क्या बताऊं? पेपर का जो सॉल्व करना यार अक्टूबर मई जून 16-32 है, अक्टूबर नवंबर 16-32 है, मई जून 17-32 है, अक्टूबर नवंबर 17-32 है, फरवरी मार्च 18-32 है। सर मिस कर दिया, आपको जल्दी बोल रहा कुछ मिस कर दिया मैंने? कह रहा हूँ मिस कर दिया मैंने मुझे नहीं समझ आई, आप बहुत जल्दी बोल रहे थे। जी मैं कह रहा हूँ कि वेरिएंट 32 मैं जून 16-32 के बाद ही समझ आया, आगे बोलो। हाँ कोई बात नहीं, आप 32 वेरिएंट के 16, 17 और 18 ये सारे कर लेने हैं आपने, अच्छा, जिसमें फरवरी मार्च भी शामिल है। ओके, मैं फरवरी मार्च अक्टूबर नवंबर मई जून सारे सही है। जी 32 जी जी, वेरिएंट 16, 17, 18, 32 16, 17, 18 32 वेरिएंट। सही। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह ताला आप करें क्वेश्चंस, और फिर इंशाल्लाह क्लास हमारी होती है 2 बजे, मिलते हैं इंशाल्लाह। और मैं अब्दुल्ला आपसे बात करता हूँ।